निकल ही नहीं सकती है गले से। सुनने में वाले साहब का बहुत आसान लगता है, हाँ, लेकिन जब गाने जाओ तो पता लगता है कि क्या काम है, तबीयत सही हो जाती है। इवन के आम फिल्मी गाने भी जब सुन रहे थे बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़े महसूस हो रहे होते लोग, लेकिन जब गाने बैठो, हम लोगों को स्टेज पे अल्लाह का शुक्र है फरमाइश हो जाती है एट द स्पॉट, और हम लोग लाइव जब गाते हैं तो कोई प्लानिंग नहीं होती, पहला 1 या 2 आइटम हम लोग सोच के जाते हैं कि ये गाएंगे, उसके बाद तो पब्लिक डिमांड पे सारा कुछ चलता है। तो ऐसी चीज़ें लोग फरमाइश कर देते हैं, गाना पड़ता है। तो जब गाने बैठते हैं सोचते हैं ये तो बहुत आसान सा गाना है, कोई बात नहीं, चलो भी बजाओ, शुरू हो जाते हैं। जब शुरू होते हैं तो फिर वो सारी चीज़ें जब दिमाग में आती है, यार ये तो आज बड़ा मुश्किल पड़ा गाना। तो उनकी कोई भी चीज़ आसान नहीं है। और मेरे वाली साहब, जैसा आप सब लोग जानते, 16 जनरेशन म्यूजिक में थे, तो उनसे जनरेशंस थी, वो सब क्लासिकल गाते थे। मेरे वाली साहब ने जो है उन्होंने एक टर्न लिया और उन्होंने गज़ल गाई थी। गज़ल उनसे पहले भी गाई जाती थी, लेकिन जो उसका स्टाइल था वो बिल्कुल डिफरेंट था, बेगम अख्तर का स्टाइल था और उस तरह से गाया जाता था। मेरे वाली साहब ने जो है ना एक नया रंग दिया गज़ल को, तो इस वजह से उनको शहंशाह गज़ल कहा जाता है। और बेसिकली जो आज स्टाइल राइज है दुनिया भर में, सारे जो गज़ल सिंगर फॉलो करते हैं, वो मेरे वाले साहब की इन्वेंशन है बेसिकली। सोचो मेरे वाले साहब ने उन्होंने ही बताया था मुझे, जिक्र कर रहे थे मेरे पास। मैं कराची में भी यहाँ रहता था तो अलग रहता था, मैं शादी हो गई थी मेरी, तो अक्सर मेरे पास पंडित जी और ये दोनों मेरे पास ही बैठते हुए मुझे किस्सा बता रहे थे कि ये 52 में इन्होंने प्रॉपर रेडियो पाकिस्तान से शुरू किया। उससे पहले ये थिएटर्स वगैरह में चांस लेते थे, तो ये कॉपी करते थे तलत साहब की, तलत महमूद साहब की। अच्छा। तो दादा मेरे सुन रहे थे, तो उन्होंने चादर रोड़ी लेटे थे, तो यार करते थे कोई, जब उन्होंने बताया तो चादर हटा के करने मेहदी हसन, अगर तू इस तरह नकल करेगा तो तुझे कौन पहचानेगा। तो ये जो तेरी आप कभी गौर करें, इनकी जो 50s की जो रिकॉर्डिंग है ना, उसमें इनकी आवाज खुद वाइब्रेशन इन्होंने पैदा की है। हाँ, उसमें वाइब्रेशन देखें बहुत है। वो वाइब्रेशन क्या है कि अगर आप निकालें तो एक फन है, और खुद ब खुद निकले तो वो एक ऐब है। अच्छा। हाँ, आवाज वाइब्रेट करें तो एक फन है, आपका कंट्रोल है इतना, लेकिन खुद ही निकल रही है, वो एक ऐब है, डिफेक्ट है वो। तो ये तलत साहब के गाने गाते थे थिएटर में, तो वो जाहिर है वाइब्रेशन उनकी तो बहुत ही सारा सुरीले थे, वैसे ऐसी बात नहीं। तो दादा अजीम खान जो थे वो कहने मेहदी हसन तुम अगर इनको अंदाजा करोगे, हाँ, फिर तुम्हारी क्या पहचान है, हमारा जो गाना बजाना है, क्योंकि हम राजस्थान के लोग हैं, मतलब मेरे फादर, हम तो पाकिस्तानी हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो वो राजस्थान घराना, पैदाइश भी चीचावतनी, मेरी कराची, चीचावतनी की पैदाइश। अच्छा। तो राजस्थान घराना एक मुनफरिद घराना पैदा हुआ। पहले शाम चौरसिया और पटियाला, ये लोग, इन लोगों का बड़ा होल्ड था। तो बीच में से एक नया घराना आया, तो अमीर खान साहब, वो भी मेरे वालिद साहब के चचा थे, इंदौर वाले। हाँ, तो वो एक नया निकला, तो उस बेस पे उन्होंने कहा कि तुम अगर ये इस तरह नकलें करोगे तो तुम्हारी क्या पहचान है। तो इन्होंने अपने उस वाइब्रेशन को मतलब दिखाने के लिए कि मतलब कि गाना खाली वाइब्रेशन से नहीं है, तो वो जो गजल है ना, तुम आए हो न शबे इंतजार गुजरी, अगर गौर से सुने वो पूरी गजल एक एक नोट पे खड़े हुए हैं, डांड भरे। अच्छा। तो एक एक नोट पे तुम आए हो न शबे इंतजार, मतलब इस तरह उन्होंने दिखाया कि मतलब स्ट्रेट नोट कैसे लगता है। वाह वाह। तो
मतलब लेजेंड आदमी थे, और वो गायक, वो सिंगर नहीं थे। अच्छा, घर पे रियाजत जो है वो कितनी देर हुआ करती थी खास साहब? ओहो, वो तो पूछे ही नहीं। उनका ये होता था फंक्शंस, आप देखें जुनून का आलम उनके म्यूजिक का, कि फंक्शन करके आए, मेरी वालदा से कहा कि तारिक की माँ 7-8 घंटे की परफॉर्म की है। हाँ। और मेरी अम्मी से कहने लगे, तारिक की अम्मी वो खाना गर्म करो। अब वो सीधी सादी गांव की बिल्कुल, उन्होंने गई किचन में जाके खाना गर्म कर लिया, करके बैठी नहीं है, बोल ही नहीं रही है कि खाना गर्म हो गया। और 7-8 घंटे की परफॉर्मेंस के बाद फिर गाना शुरू घर पे आके। सेटिस्फाई नहीं हुए, इतनी भूख थी उनको म्यूजिक की कि प्रोग्राम करके, हम लोग भी शोज करते हैं तो हमारा जब 4-5 घंटे परफॉर्मेंस होती है, उसके बाद जब घर आते हैं तो ऐसे टूटे होते हैं कि बस दिल करता है तब ये सही होती है। लेकिन उनका ये था कि वो जो खाना गर्म करने का भी टाइम है, वो भी वो चाहते थे कि मतलब मैं अब क्या करूं, तो फौरन हारमोनियम तबले खुल जाते थे और उसमें फिर अपना इश्क था उन्हें, इश्क था जुनून। और फिर खाना गर्म हो गया, अब वो लगे तभी तो भूल गए। फिर बाद में फिर याद आया 1-1.5 घंटे के बाद, अरे भाई मैंने कहा था खाना, मैंने तो गर्म किया। अच्छा दोबारा किया, वो दोबारा किया, फिर भूल गए, सूरज निकल आया, मॉर्निंग हो गई, तो कल अब रहने तो नाश्ता ही दे दो बस। तो ये अच्छा, कभी ऐसा हुआ आप लोगों को बिठा के और अर्ली एज, मतलब जब आप लोग छोटी एज? हाँ, बड़ी डांट पड़ती थी। डांट भी पड़ती थी, बिठा के कैसे होती है? बिल्कुल, मतलब जैसे हमारे हसन ही है, चूंकि इनसे भी कम उम्री में, लाइक मैं बात कर रहा हूँ जब आप लोग 14, 12, 10 साल की एज में, इस एज में होंगे, टीन एज में, तो उस वक्त अपना क्या कहते हैं, आप लोगों को बिठा के डांट वाट पड़ती थी प्रैक्टिस? तो 8 साल की उम्र में ट्रेंड हो गए थे। हाँ, ऐसा नहीं होता था। वो बचपना हमारा जो बहुत खौफ में गुजरा है। अच्छा। मगर उसके बाद ये कि जैसे प्रोफेशन में हम साथ उनके आते गए, मैं भाई ये यहाँ से, तो उसमें फिर ये होता था कि या तो स्टेज पे हमारी समझने प्रैक्टिस हो रही होती थी, वो टीचिंग होती थी, वो स्टेज पे होती थी, या फिर ट्रैवल कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, वैन बड़ी है तो तबला बाजा अंदर खोल लिया हमने। अच्छा। हाँ, ऐसा भी हुआ। एक आदमी हम में से गाड़ी चला रहा है, बाकी सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और सबको क्लास दे रहे हैं। बल्कि वाकई मैं शेयर करना चाहूँगा, न्यूयॉर्क में हमने शो किया और वहाँ से वापस सब लोग वाशिंगटन डीसी जा रहे थे, 4-4.5 घंटे ड्राइव। तो मैं और अब्बू बैठे थे, अब्बू हमेशा आगे बैठते थे, जो गाड़ी चला रहा है उसके साथ जो आदमी बैठे वो सोए ना, ताकि उसको नींद ना आए ड्राइवर को, अपना पान छालिया वगैरह वो सब। तो हम लोग जा रहे थे, सब लोग पीछे सो गए, थके हुए थे, और मैं और वो बात कर रहे थे, तो बारिश शुरू हो गई। मैंने वाइपर्स ऑन कर दिए, तो वो जो म्यूजिक के इश्क की बात हो रही थी उस हवाले से वाइपर्स ऑन हुए। तो अब उनका ट्रेनिंग का स्टाइल ये था कि कल ने यार ये वाइपर जो चल रहे हैं इसकी टाइप अब एक जो है मात्रा वो डिवाइड करके दिखाओ। मैंने कहा अच्छा जी। तो मैंने वो खैर कर दिया, बहुत पीस ऑफ केक। अच्छा, चलना वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा किया, तुम अब ऐसा करो कि 6 बीट्स इसमें डिवाइड करो। मैंने कहा अच्छा जी। अब इवन नंबर्स जो है वो थोड़ा इजी होते हैं डिवाइड करना, क्योंकि वाइपर की टाइमिंग होती है, उसको हाफ बांट ले और उसको कर सकते। जब वो चल होता गया तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो 7 मात्रे, फिर 9 मात्रे, फिर 11 मात्रे, 16 मात्रे, 14 मात्रे, उन्होंने सारी बीट्स जो है उसमें, तो वो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग थी, जिसकी वजह से आज तक शुगर हम कहीं गाते हैं तो हमें मतलब लय की ट्रेनिंग, जहाज में बैठे हैं तो बैठे बैठे के यार ये इंजन स्टार्ट हुआ है प्लेन का, बताओ कौन सा सोर इसका इस वक्त। अब वो मशीन का साउंड, जेट इंजन होता ना, उसका पूछ रहे हैं कि हाँ भी बताओ क्या सोर है इसका। अच्छा। तो अगर हम सही नहीं बता रहे तो कहते हैं नहीं ये नहीं है, ये है। और जहां तक डांट का सवाल है, 1994 में दुबई में शो था एक, तो उस शो में मैं पहला हाफ में गा रहा था, तो वालिद साहब सामने बैठे थे, और गाने से तो खैर वो हमारे किसी के भी मुतमईन नहीं थे, खुश भी होते थे, लेकिन हमें नहीं कहते थे। लेकिन मुझे ये टाइटल जरूर देते थे कि बहुत डीठ बच्चा है मेरा, कि इसका कॉन्फिडेंस बहुत है स्टेज का।
तो खैर वो सामने बैठे थे, मैं अपनी एक कंपोजिशन गा रहा था, ऑलमोस्ट 35-40 मिनट मैंने गाया। बहुत लोग सुनने वाले थे और लोगों का ऐसा हाल था कि वो कोई आके मेरे घुटनों को छू रहा है, कोई ये कि भाई आपने कमाल किया, खान साहब आपका बच्चा कमाल है, खान साहब आपका बच्चा कमाल है। और मैं इतना चौड़ा हुआ, मैंने कहा आज तो सारे मारे मिली। हाँ। वहां से निकले, हम होटल जा रहे थे, जो मुझे डांट पड़ी है, कहने अपने सुर देखे तुमने कितने ऊपर नीचे हो रहे थे और ये वो। मैंने कहा जी। और एक बात है कि कभी उन्होंने गलत बात नहीं की। अच्छा। हमेशा वो सही समझाते थे। और जब मैं रिकॉर्डिंग सुनी, मैंने कहा हाँ यार यहाँ पे ये कमी रह गई, यहाँ पे। तो इस तरह का जब बिहेवियर था तो हमारी कभी जुस्तजू खत्म नहीं हुई, हम हमेशा सीखते रहे। वरना हो सकता है एक वक्त पे वो तारीफ कर देते तो हम लोग वहीं रुक जाते कि वो असल शहंशाह गजल जो है वही पहचानेंगे ना कि कहाँ कमियां। बिल्कुल, हर कोई तो नहीं पहचान सकता। और सब में से सारे जितने भी बेटे हैं, सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं? अच्छा, तारिक साहब को। सब नहीं। अच्छा, तारिक भाई जो है वो अब्बू के बेटे थे और हम सारे अम्मी के बेटे थे। अच्छा जी, ये तो अब्बू के बेटे फायदा भी उठा लेते होंगे। बहुत पिटे बहुत है, बस फायदा कब उठाया। उस वक्त आज की जनरेशन में जैसे चालाकी और होशियारी है ना, जी जी। हमारे अंदर नहीं थी। हम लोग सीधे होते थे बिल्कुल। तो कभी जहन में नहीं आता था कि कोई एडवांटेज लें या कोई ऐसा, कभी नहीं आया। ये अल्लाह का करम है कि सादगी भी एक अल्लाह का करम ही होता है। सादगी होती है तो आमद होती है, मैं तो ये कहता हूँ। हम अगर सीधे उस जमाने में थे, अब नहीं। हाँ। अब तो कोई भी सीधा नहीं है सर, मैं इसीलिए तो आवेगा आवाई जो है वो। मेरे वालिद साहब की आंखों में एक ग्रे कलर का सर्कल था और बड़ी बहुत पुरकशिश आंखें थी उनकी, दुनिया कहती। और जब हम लोग साथ में होते थे स्टेज पे, इमरान बजा रहे हैं या मैं बजा रहा हूँ, कीबोर्ड बजाता था उनके साथ में, तो उनकी डांट इतनी कि बस घूर के उन्होंने देखा हमारे, वहीं हाथ पैर फूल जाते थे। स्ट्रिक्ट बहुत थे, बहुत स्ट्रिक्ट थे। अपना काम भूल गए उनको देख रहे। उसके बाद काफी वक्त लगता था समझने में हम लोगों को। डर था यानी खूब। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है आयशा? फैसल लो। बिल्कुल ठीक सर, आप सुनाइए। जी, शैला जफर बोल रही हूँ। जी शैला, आप लोगों के कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फैसल। आज अपने बड़ी शख्सियत पर बात कर रहे हैं कि उनके बारे में बात करना सूरज को चिराग दिखाने के मुताबिक है। और मैं तो यही कहती हूँ कि दुनिया भर में एक ही मेहंदी हसन और दूसरा मेहंदी हसन आ नहीं सकता। इतने बड़े गायक, इतना बड़ा फनकार। अभी उनके बच्चों की मैं बातें सुन रही हूँ, किस वो ट्रेनिंग और मतलब वैसे तो हर एक